चलिए, हमने पिछला क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्लास अटेंड किया। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन के बाद हमने टॉपिक पढ़े कुछ कुछ। ठीक है, एक बार शॉर्ट समराइज कर रहा हूं। कल हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा। हमने बोला फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, 5 एस्पेक्ट। कल मैंने 4 बोले थे। 5 एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए? वेल बीइंग होना चाहिए। बात आई समझ में? अब बोला गया कि इसमें क्या क्या आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सेफ और सेटिस्फाइंग सेक्स के नॉलेज मिलते हैं, है ना। कैपेबिलिटी आपको पता चलती है रिप्रोड्यूस करने की, और आपको फ्रीडम होता है, आजादी होता है कि किस टाइम में रिप्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाता है। तो ये बात का आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो कब रिप्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है इस चीज को लेकर के, क्योंकि हमारा देश पॉपुलेशन के मामले में काफी आगे चल रहा है इस वजह से। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चला गया था, उसको बाद में अपग्रेड करके RCH प्रोग्राम रखा गया, जिसका फुल फॉर्म था, क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना। जिसमें कि किन बातों पे ध्यान दिया सरकार गवर्नमेंट ने? मैटरनल का केयर, माँ का केयर, बच्चे का हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, और एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। बात आ रही है समझ में? जो कि बहुत जरूरी है ना। अगर ये चैप्टर नहीं होता तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी बातों का जानकारी नहीं होता, जो कि होने वाला है। बात है समझ में? चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। बात आए समझ में? यस सर। आगे जानते हैं कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसमें क्या क्या अवेयरनेस है, और क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अवेयरनेसेस क्या क्या थे। सेक्स एजुकेशन, जो कि रिमूव करता है मिथ्स को, ठीक है। जो अफवाहें हैं वो अफवाहें को खत्म करता है, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन जरूरी है ताकि कोई लोगों को समझ में आए क्या सच है और क्या झूठ है। बात है समझ में? नहीं तो बहुत खतरनाक खतरनाक लोग काम कर देते हैं, जिसको सेक्स एजुकेशन का कहानी पता नहीं होता है। तुमको बोल देगा नीम का पत्ता पियो तो बेटा होगा, तुम मानने लग जाओगे। ये कर लोगे, इतना बार विनती कर लोगे, बेटा होगा, ये मान लोगे तुम। लेकिन तुमको ये बात समझना होगा कि इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक्स और वाई क्रोमोसोम का सारा कहानी है। बात आई समझ में? तो बहुत सारे मिथ का आपको यहां से खुलासा हो जाता है। किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये फंक्शन करते हैं सेक्स ऑर्गन, और क्या क्या चेंज आता है किशोर अवस्था में, प्यूबर्टी में, बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, माँ का दूध कितने मंथ तक पिलाना चाहिए? 6 मंथ। ये बात आपको कैसे पता चला? इसी से ना, या कहीं हॉस्पिटल में देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, तो ये RCH के ही अंदर आता है। बात नहीं समझ में? चलो, उसके बाद प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर, मतलब बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है तब कैसा केयर करना चाहिए, बच्चा दुनिया में आने के बाद मदर का केयर कैसा करना चाहिए, मदर को किन चीजों को खान पान अपना देखना चाहिए, ये सारी चीज जो है वो हम लोग को नॉलेज मिलती है इस चैप्टर से। फिर बोलता है कि कुछ कुछ प्रिवेंशन भी होते हैं। अगर अवेयर हो जाए, हम लोग जानकार हो जाए, तो जानकारी ही बचाव है। जानकारी क्या है? बचाव है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, है ना। सेक्सुअली ऑर्गन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या बीमारी होती है और वो बीमारी कैसे कैसे होती है, ये बात हमको पता चलता है। दूसरा, आप पढ़ते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना। आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हो तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। अब कैसे कैसे कॉन्ट्रासेप्शन है, कैसे कैसे आप प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। बात आई समझ में? है ना। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। दूसरा पढ़ते हो आप MTP, क्या पढ़ते हो? ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैं ना किस तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। बात आई समझ में? अरे जिसको तुम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बच्चा गिरा देना, गांव वाला भाषा में बोलते हैं ना, या बच्चा गिर जाना बोलते हैं ना, या अबॉर्शन हो गया बोलते हैं ना।
तो वही हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कैसे कैसे हम मेडिकल का इस्तेमाल करके हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। दवाई सबका नाम भी बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर्ट हो गया, क्या हो गया, आर्ट, जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, बोल बोल बोल। अभी यही क्वेश्चन ना तुम लोग से पूछे, नहीं बताए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी समझ गए कि प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट या अवॉइड करेंगे। दूसरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए, बात है समझ में। ये सभी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। आज हमारा पूरा टारगेट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को खत्म करने का, समझिए बात को, चाहे क्लास जितना देर चले पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन कितना खतरनाक तरीके से फैला है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 में कितना था, 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, और 2011 में 7.2 बिलियन, क्लियर ना। लेकिन इंडिया का योगदान काफी अच्छा रहा। इंडिया का योगदान कितना है, 19 आजादी के टाइम कितना, 350 मिलियन, और 2000 में कितना, 1 बिलियन, और 2011 में 1.2 बिलियन, क्लियर है। अच्छा, पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, क्लियर है। अब बोलो ना। चलो, अब यहां पे है कि आखिर क्या कारण है जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ा। पहला कारण है डेथ रेट का गिरना, डिक्लाइन होना। पहले डेथ रेट ज्यादा था जच्चा और बच्चा का, मतलब माँ और बच्चे का डेथ रेट क्या था, ज्यादा था। जब माँ और बच्चा का डेथ रेट ज्यादा था तो क्यों ज्यादा था, हो सकता था मेडिकल की टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, मेडिकल की टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से गांव की आया लोग, ये लोग बच्चे को बर्थ करवाती थी, पार्चुरेशन प्रोसेस कराती थी। तो उस टाइम में कभी हो सकता था अम्बिलिकल कोड गला में फंस गया, बच्चा ऐसे बाहर आते साथ एकदम ब्रीथिंग उसका रुक गया, ऐसे वजह से भी जान जाती थी, है ना। बच्चा का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ तब भी बच्चा पैदा हो गया, तब भी मर जाता था बच्चा, बात है समझ में। मदर का प्लेसेंटा रिमूव हुआ तो बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। गांव की आई क्या कर सकती है ना, बस बहुत कुछ कर सकती है। तो आंख साफ कर सकती है, अब बच्चा के मुंह में हाथ डाल सकती है, बच्चा का मुंह फ्रेश कर सकती है, मुंह में लिक्विड भरा होता है, और वो भी गंदा गंदा, इतना गंदा है बच्चा का यूरिन जितना गंदा, उसी में सब सने हुए होंगे, हम भी। चलो, तो यहां पे क्या होता है, हाँ घिन आ रही है, वहीं से आया है। कोई कोई पॉटी में लिपटा रहता है, बच्चा पॉटी कर देता है पेट में, पूरा पॉटी में लिपटा रहेगा, एकदम तुम्हारा बॉडी पीला पीला पड़ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, सुनो। तो यहाँ पे डिक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पहले बच्चा भी डेथ रेट तो एक तो हो गया बड़ा कारण, अब डेथ रेट में माँ का भी डेथ रेट हो जाता है, बच्चा का भी डेथ रेट हो जाता है। मदर का भी डेथ रेट होता था तो मोर्टेलिटी रेट हो गया यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँ का मरने का रेट गिर गया, मतलब कम हो गया। अब मदर जो है ज्यादा डेथ नहीं करती है बर्थ कराने के टाइम में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर संभाल लेते हैं, ब्लड का लॉस होने नहीं देते हैं। ब्लड का लॉस अगर हो भी गया तो तुरंत ब्लड चढ़ा दिया जाता है, बात आई समझ में, अरे हाँ ना, हाँ। तो इसीलिए मैटरनल रेट गिर गया। इन्फेंट का ये हम करेक्ट कर दिए हैं, अपडेटेड नोट्स जो है उसमें करेक्ट कर दिया, डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आप लोग उसको ठीक कर लेंगे। डिक्लाइन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, नवजात बच्चा, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा ले रहा है उसका, यानी फीटस जो है, फीटस का जो बर्थ हो रहा है उस टाइम में भी कुछ कारण की वजह से बच्चे की जान चली जाती है, ठीक है। लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि ऐसा नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हो, अरे बोल ना। हाँ, और यही सब कारण है कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज इन पीपल। अच्छा, तो चौथा कारण यहाँ पे बोला कि रिप्रोडक्टिव एज में नंबर ऑफ पीपल क्या है, ज्यादा है। अब एज डिफरेंस बच्चों के बीच में कम होगा तो सब बच्चे एक बार यंग होंगे, अरे एक ही साल 2 साल का डिफरेंस रहेगा ना। तो रिप्रोडक्टिव एज में यानी 12 से 15 से लेके
50 साल के बीच में लोग ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। और बच्चे, अब तो बच्चे भी थोड़े बहुत अच्छे खासे हुए हैं, बाकी ओल्ड एज वाले कम है। तो उस हिसाब से रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा लोग होने की वजह से और ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बात आई समझ में। क्लास एक बार था, कहानी हम सुनाए होंगे तुम लोगों को, हम पटना में थे जब, और आईसीएसई में एक टॉपिक था क्या, पॉपुलेशन, ठीक है। उसी में कारण लिखा हुआ था पॉपुलेशन बढ़ने का, तो उसमें एक कारण का जिक्र किया है जो कि यहां एनसीईआरटी में नहीं है, एजुकेशन, लिटरेसी। गांव में उस टाइम में एजुकेशन कम है, तो वहां लोगों को समझाना जो है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या नुकसान है। और दूसरा, उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो लोग एंटरटेनमेंट का कोई दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं था। अब समय बदल गया है, टीवी आ गया, टीवी आके चला भी गया, ठीक है, अब मोबाइल आ गया, ठीक है, तो रील्स के चक्कर में सब लगे होते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे हमको लगता है कि आने वाले टाइम में बंदा सब जो है रिप्रोड्यूस जो है उस तरीके से नहीं होगा। यहां से 25 के बाद से धीरे धीरे हो सकता है कि इतना ज्यादा रेट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब हर जगह मोबाइल फोन है। बात समझ रहे हो, तो लोगों तक बात पहुंची, हो सकता है कुछ दिन में लोग और अच्छे से समझ जाए। मेन गांव के लोगों का समझना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि गांव में ना कंपैरिजन चलता है, लोग कंपेयर करते हैं पड़ोसी से, उसको 10 बेटा है, 10 कमा के दे रहा है, अब 20,000 दिया तो 1 लाख से 2 लाख साल का हो गया क्या। और जिसके घर में एकता है, जहां सब बेटा एक ही जगह है, तो 2 लाख रुपए आ रहा है, मस्त, बाप एकदम फूल के ताजा है कि चलो 10 बेटा है, कम से कम उसका फायदा तो मिला। लेकिन ये सब हो जाता है गड़बड़ कुछ दिन के बाद, जब सब भाई का कौन आ जाता है, भाभी, बात समझे, उसके बाद सब गड़बड़ है। तब भाभी को लगता है हमरे पति ज्यादा कमा रहा है और यही सब खर्च उठा रहा है, हाँ, तब उस दिन से फैमिली अलग हो जाए। तब पिताजी को समझ में आता, अच्छा होता कि 1-2 होता तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम बंटवारा तो नहीं होता। बात समझे, तो ये हो जाता। आओ जगह पे आते हैं। कह रहा है कि कॉजेस ग्रोथ रेट का यहाँ पे बढ़ जाना, ठीक है, ग्रोथ रेट जो बढ़ रहा है, तो कितना, 2% से थोड़ा सा कम है हमारे देश में ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का, है ना। यानी हर 1000 पीपल पे साल में लगभग कितना आदमी बढ़ जाता है, 20 आदमी बढ़ जा रहा है हर साल पे। यानी एक साल में, जहां अगर मान लो एक गांव है जिसमें 1000 लोग है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 1020। बात समझ रहे हो। और उसके अगले साल कितना हो जाएगा, 1022, कितना, 40। हाँ सही बोले, 40 हो गया। वही रेट से न जाएंगे, पहला वाला परसेंटेज कैसे उठाएंगे। चलो, अब कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने और भी थोड़े बहुत कुछ की, स्लोगन दिया कि भैया हम दो हमारे दो, या बच्चे एक 1 चाइल्ड नॉर्म्स, है ना, एक बच्चा को एडप्ट, एक बच्चा पैदा करो, दूसरा को एडप्ट करो, ठीक है, तो ये हो गया। तो तीसरा चीज ये हो गया कि इसको रोकने के लिए एक एज बनाया गया है मैरिज का। तो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फीमेल यहाँ पे 18 है, मेल क्या है 21 ईयर है, लेकिन अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, इस गवर्नमेंट ने अभी चेंज किया है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ 21 हो और यहाँ 24 हो। बात आई समझ में, लेकिन प्रेजेंट में हम लोग एनसीईआरटी का मानेंगे। बात आई समझ में। चलो अब आ जाते हैं आगे टॉपिक जिसका नाम है एमनियोसिंथेसिस। क्या नाम है, एमनियोसिंथेसिस। ये देख रहे हो कोई मदर है, इस मदर के पेट में यहाँ बेबी है, और बेबी के चारों अराउंड, यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे बेबी के चारों अराउंड जो देख रहे हो, यहाँ पे ये एक फ्लूइड है। ये क्या है, फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड। और इसी लिक्विड को, इसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या किया जाता है, सिरिंज लिया जाता है और इस पेट पे इंजेक्शन मारा जाता है, और यहां से इस लिक्विड को सिरिंज में भर लिया जाता है। जैसे सिरिंज में भर लिया, लिक्विड आ गया। अब इस लिक्विड को हम निकालते हैं, ठीक है, और उसमें 1 ना 2 सेल बच्चा का शरीर का होता है। तो जब बच्चा का शरीर का सेल आता है, उस
सेल को उठा के डालते हैं शीशे के स्लाइड पे, डाल दिए। अब उसके अंदर अलग अलग केमिकल डाल के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन, ये मान लो सेल है, सेल मेम्ब्रेन जब इसको तोड़ दिया, अंदर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को भी तोड़ दिया। अब इसके अंदर में क्या होगा, डीएनए और क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा? बस यही क्रोमोसोम निकालना था, यही क्रोमोसोम देखना था। अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम 23 जोड़ा है, बात समझ रहे हो, 23 जोड़ा है, सारे क्रोमोसोम है, तो बच्चा अच्छा है, बच्चा को कोई बीमारी नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सवाल एक बार नीट में आ चुका है कि एमिनियोसिंथेसिस से किस किस डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। बात आई समझ में? एमिनियोसिंथेसिस से कौन कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हैं? तो क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं? नहीं। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं? यस। बात समझे? एक स्टेटमेंट है, हम करेक्ट करेंगे अभी कुछ देर में। ये बातें समझ में आई कि ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिनियोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? बात आई समझ में? तो यहां पे एमिनियोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखवाया गया है, देखेंगे क्या क्या लिख के लाए हैं हम आपके लिए। तो यहां पे बोला गया है, अ टेक्निक टू डायग्नोस क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फीटस, है ना। इस टेक्निक से बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। अब प्रोसेस क्या है, आगे जानते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, ये कब किया जाता है? कितना वीक का जब होगा बच्चा? 16 to 22 वीक। इसी बीच में आप एमिनियोसिंथेसिस कर सकते हैं और साथ में एमिनोटिक फ्लूइड निकालते हैं और निडल की मदद से, और फीटल का सेल को एग्जामिन करते हैं, एब्नॉर्मलिटीज को देखते हैं। ठीक है, ये बात अभी हम आपको समझा दिए। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे बोल रहा है डिटेचेबल डिसऑर्डर। कौन कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हो? डिटेक्टेबल, सॉरी, यहां पे आप कौन कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हो, कौन कौन सा डिसऑर्डर का पता लगा सकते हो? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला कौन है? डाउन सिंड्रोम। क्या है? दूसरा क्या है? टर्नर सिंड्रोम। क्या है? तीसरा क्या है? लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या है? लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइन नहीं, लाइन, के साइलेंट है। ठीक है, मेरे टंग में पहले क्लाइन आता था तो मैं क्लाइन पढ़ता था, लेकिन एग्जैक्टली लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। और चौथा क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? बोलो, कौन कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता कर सकते हो? डाउन सिंड्रोम, टंडर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। बोलो, पहला, दूसरा, बोल रहे, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता कर सकते हैं एमिनियोसिंथेसिस से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे बोला कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। ये बीमारी, ये एक मेंडेलियन है, लेकिन इसका पता लग सकता है क्योंकि फ्लूइड में यूरिन वगैरह होता है। बच्चा का जो बॉडी का वो जो मदर का जो बॉडी का फ्लूइड निकालते हैं, तो उस फ्लूइड में वेस्ट वगैरह होता है, यूरिन्स वगैरह होते हैं। तो इनके वजह से हम इन बीमारी का भी पता लगा सकते हैं। बात आई समझ में? तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन? सिकल सेल एनीमिया। क्या है?
दूसरा, तीसरा थैलेसेमिया। क्या है? थैला है, थैला सेमिया है, क्या है? हाँ, सीम को डाल देंगे थैला में, क्या हो जाएगा? थैलासेमिया। क्या हो जाएगा? हाँ, किसी का नाम सिमी रहेगा, सिमी, गांव में उसको सिमिया सिमिया नहीं बोलते हैं, वही सिमिया हो गया। सिमिया को उठाकर कहाँ डाल देंगे? थैला में। कहाँ डाल देंगे? तो क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया हो जाएगा। गांव में नाम बिगाड़ा जाएगा, ठीक है, नाम बिगाड़ा जाता है। क्या रे सुशीलवा, तुम्हारा नाम क्या है? सुशील। गांव में सुशीलवा कहता है कोई तुमको? हाँ, तुम उसको क्या कहता है? राजेशवा, राहुलवा है। हाँ, तो नाम बिगाड़ा जाता है, ठीक है, वहां लगा देगा पीछे में, ठीक है। मेरा नाम जिसान है, लगा देगा जिसान वहां ले। तुम्हारा नाम नहीं बिगड़ता है, तुम्हारा नाम ही इतना बड़ा है कि आदमी के गले में अटक जाएगा। प्रियंका, ये प्रियंका, तुम्हारा नाम ही नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि नाम ही बड़ा है, बड़ा नाम नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारा तो बिगड़ जाएगा फरनवा, ठीक है। जिसका पहले से नाम बिगड़ा हुआ है उसको नहीं बिगाड़ा जा सकता है। चलो, पहले से बिगड़ा हुआ, जिसका नाम के लास्ट में आ या वा आता है, श्वेता, नहीं बिगाड़ सकते हैं। आ गया लास्ट में, प्रज्ञा आ गया, नहीं बिगाड़ सकते। शर्मा, बिगाड़ने वाला चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो, ये समझ में आया। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा हो गया? सिकल सेल एनीमिया। और क्या हो गया? हेमोफीलिया। और क्या हो गया? अच्छा बता दो, क्रोमोसोम में कौन कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा लाइनफील्डर सिंड्रोम, चौथा, अरे बड़ा समझ, अरे ये है बोर्ड पे, हमको लगा तुम लोग को याद हो गया, नहीं हुआ याद। जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन हो गया? सिकल सेल एनीमिया। दूसरा, तीसरा, याद हो गया? हाँ, SHD या TSH, सबसे बढ़िया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, नहीं था, उसी से याद रखना। थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ये कैसा डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल कौन कौन? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफील्डर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। चलो, एक मजेदार बात दिखाए क्या? मजेदार चीज दिखाते हैं तुम लोगों को। यहाँ पे हम सिंड्रोम में लिखे कि क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21 नंबर क्रोमोसोम ट्रिपल हो जाता है। 21 नंबर का क्रोमोसोम क्या हो जाता है? किसी बच्चे के अंदर मान लो एक एक का 2 क्रोमोसोम, सबके अंदर डिप्लॉय होता है ना, एक एक का 2 होगा, 2 2 का 2 होगा, 3 3 का 2 होगा, 4 4 का 2 होगा, 5 5 का 2 होगा। तुम्हारे पास भी 6 6 का क्रोमोसोम कैट है? 2 है। 7 का क्रोमोसोम कैट है? 2 है। अरे स्टैनमैन सत्संग में आई है, लगा दिए स्टैंड और देख रहे इसे, बकलोलिया। हाँ, ऐसे ऐसे भी करना बीच बीच में, ठीक है, बकलोलिया। तो यहां पे बोला ये बेचारी है ना, साल भर पछताएगी कि क्यों हम सत्संग के नाम पे छुट्टी मांग लिए, और आज भी पछता रही है ये। टेंशन नहीं लो, तुमको साल भरों में पछताते रखेंगे। चलो, तो यहाँ पे रे समझा रे पकड़वा सब। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 21 नंबर का क्रोमोसोम कैट हो जाएगा, 3 गो हो गया। बात समझे? नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। बात समझे? अच्छा, पटाओ सिंड्रोम है इधर, पकाओ ने क्या है? पटाओ। तो यहाँ पे 13 नंबर का क्रोमोसोम क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया? और यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम है, 18 नंबर का क्रोमोसोम कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझे? और यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, जब X क्रोमोसोम एक ही तो होगा। X क्रोमोसोम क्या होगा? एक ही क्रोमोसोम। जैसे मान लो इधर कोई लड़का है, नहीं, किसको खड़ा करेंगे? लड़की सब में होता है कोई। मान लो कोई लड़की है जिसके अंदर 2 X क्रोमोसोम होना चाहिए, है ना, लेकिन उसके अंदर कितना X क्रोमोसोम है? 1। बात आई समझ में? उसी सिंड्रोम को क्या बोलेंगे?
टर्नर सिंड्रोम। अब बाकी फीचर्स वगैरह क्या है वो तो हम जब आएगा ये तो तभी जानेंगे, ठीक है। लाइनफील्डर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम डबल हो जाता है। डबल कहने का मतलब डबल से एक ज्यादा, जैसे एक्स एक्स 2 हो गया ना, अरे एक्स एक्स होना चाहिए था या एक्स वाई होना चाहिए था, इन दोनों का में से कोई 2 होना चाहिए था, या एक्स एक्स होता या एक्स वाई हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना क्रोमोसोम हो गया, 3 क्रोमोसोम हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, एक एक्स एक्स और एक वाई, एक्स एक्स वाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइनफील्डर सिंड्रोम क्या बोलेंगे, समझ रहे हो बात को? ये पिछला साल नहीं पढ़ाए थे, नहीं था, एक्स्ट्रा डाले। आ गए यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, ध्यान से सुनो। एमिनियोसेंटेसिस से ही पॉसिबल थ्रू डिटेक्शन ऑफ एक्स एक्स। अगर किसी के बच्चा का जो सेल निकाले तुम, उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम निकल गया, क्या निकल गया, एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो बच्चा क्या है। और अगर एक्स वाई निकल गया, जो सेल निकाले थे बच्चा का बॉडी से, मदर के फ्लूइड से, एमनियोसेंटेसिस से, अगर उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम निकल गया तो क्या हो गया, मेल। तो बताओ यहाँ से 16 से 22 वीक में बच्चा का जेंडर पता चल गया ना। और कोई माँ बाप जो है मान लो चाहता नहीं है कि बेटी हो, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, अबॉर्ट करा देगा। अरे बोल रे, एमटीपी करा लेगा, अबॉर्शन करवा लेगा, जो कि इलीगल है। लीगल है, इलीगल है, क्या है? जो डॉक्टर ये काम किया ना, जेंडर पता करके दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल और साथ में जेल होगा अलग से। बात समझ गए? चलो अब यहां पे बोला गया इलीगल इन इंडिया अंडर पीसीपी एनडीटी एक्ट। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट बनाया है ना। कब लागू किया था, 1994 में। कब लागू किया था, एनसीईआरटी में मे भी ये नहीं लिखा होगा, ठीक है, हम एक्स्ट्रा में डाले हैं। तो यहाँ पे अंडर पीसीपी एनडीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये पूछेगा नहीं लेकिन डाल दिए, क्योंकि हम ये ड्रॉ करते तो तुम ये बात पूछते सर फुल फॉर्म क्या है, तो हम नीचे लिख दिए लोग, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, जो कि ये एक्ट के वजह से फीमेल का क्या, फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब होता है बच्चे को, फीटस को मारना। बात समझे? फोर्टिसाइड का मतलब क्या होता है, हाँ, गर्भ में ही बच्चे को मार देना, इसी को बोलते हैं फीटिसाइड। तो फीमेल फीटिसाइड का मतलब है लड़की बच्चा, ठीक है। तो उस बच्चे को आप नहीं मार सकता है ना, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो। बात समझे? हाँ, क्योंकि मारी छोड़ियों छोड़ो से कम है के। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, दंगल मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगला पार्ट चैप्टर का शुरू होता है, ठीक है। चलो क्या बोला रे, पानी ले आओ। चलो अगला टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगला टॉपिक क्या है, आखिर प्रेगनेंसी को कंट्रोल कैसे कर। कंट्रोल प्रेगनेंसी को करने बोला है, सेक्स को कंट्रोल करने नहीं बोला है, और ये भी कपल के लिए बोला है। बात समझा? हाँ, तो यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन आप जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझा, आप जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कुछ बातें खास होनी चाहिए, तब आप इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? कुछ फीचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फीचर्स। कुछ फीचर होना चाहिए जो फीचर कॉन्ट्रासेप्शन में आपको हेल्प करेगा, यानी जिससे लोग कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करें। अब मान लो गवर्नमेंट बोलेगा कि सब लोग कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करें, तो कॉन्ट्रासेप्टिव को उतना रिलायबल बनाना होगा जिससे सब उसको यूज कर पाए।
अरे बात समझ रहे हो, लेकिन ऐसा बहुत हद तक मतलब नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है होता भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन रिलायबल है। आइए जानते हैं क्या क्या खूबी होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव में। कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे पहला होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड, ठीक है, पहला है बी यूजर फ्रेंडली। पहला होना चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। यानी यूजर फ्रेंडली का मतलब ये हो गया कि अगर तुम दुकान पे खरीदने जाओ तो दुकानदार देख के बैठ के तुमको मुस्कुराए नहीं और जब तुम दुकानदार मुस्कुराए तो तुम भी वहां शर्माओ नहीं। इसी को बोला गया कि यूजर फ्रेंडली। अगर हम ये बात पढ़ाने से पहले हम शर्माते तो ये बात तुमको पढ़ा पाते हैं? हम स्टेज पे आते बोलते क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कहां से शुरू करें? अरे कौन सा शुरू जानते होगा तुम लोग, कहा इतना से समझता नहीं है, समझता ना है तो बकलोलवा कहेगा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बात समझे? कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और पढ़ाने वाले टीचर को भी फ्रेंडली होना चाहिए, तब वो समझा पाएंगे अच्छे से। बात आई समझ में? हाँ चलो, स्कूल में तुमको 10 क्लास में 8 क्लास में हम लोग के टाइम में जो टीचर थे 8 क्लास में दिया था रिप्रोडक्शन, ठीक। हमारे एक सर थे साइंस पढ़ाते थे, टी झा नाम था उनका, त्रिपिक झा नाम था उनका, ठीक है। तो वो चैप्टर देखे हम लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे थे कब आएगा रिप्रोडक्शन चैप्टर, कब आएगा। लेकिन जैसे ही आया रिप्रोडक्शन चैप्टर, वो चैप्टर बोलते कि खत्म हो गया रे, अगला कौन चैप्टर है? हम लोग बुक आगे में दे दिए, पेज खोल गए ई वाला। तो क्या बोलते हैं, ये सब भी कोई चैप्टर होता है? ये बाल बच्चा सबको फालतू का ये सब चैप्टर डाल देता है। अरे टेंशन नहीं लो, नोट्स दे देंगे हम, एकदम कुछ नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, अंडा बता देंगे, आराम से लिख देना एग्जाम। ले पता ही नहीं चला कुछ। 10th में आए, टीचर भी क्या बोल के निकल गए पता ही नहीं चला, समझे में नहीं आया कहां से कहां क्या कब कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। लगा टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी देख ली है, कुछ भी हो रहा है, तो वही हो गया। लेकिन जब 12th में आए तब हाँ ढंग का कोई टीचर मिले जो समझाए सारी बात, ठीक है। तो ये चीज समझो, मेरे गुरुजी मैं उनके तरह नहीं दिखता, वो मेरे तरह नहीं दिखते, मैं उनके तरह दिखता हूं, ठीक है। मेरा जो भी तुम ड्रेसिंग सेंस, चश्मा, माइक, बेल्ट, जूता, हर एक चीज ये बिल्कुल मेरे परफेक्ट गुरुजी से मैच करता है, ठीक है। मेरे जितने भी बैचमेट है, अभी जब इंटरनेट पे आए हैं, यूट्यूब पे लेक्चर डाले, सोशल मीडिया पे गए हैं, तो मेरे जो भी बैचमेट्स हैं जो वही टीचर के पास पढ़े थे, चैनी सर के पास, वो सब बोल रहे तुम तो डिट्टो फोटोकॉपी लग रहा है, एकदम परफेक्ट फोटोकॉपी, ठीक है। हम सबका स्क्रीनशॉट ले लेके सर को भेजते हैं, आपको बोले थे कि एक दिन आपके जैसा बनेंगे, देखिए। ड्रेसिंग सेंस मतलब ठीक है, पढ़ाने का भी ठीक है, जैसे वो पढ़ाते हैं वैसे ही सीखे, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं, है ना। वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे, वो इधर बहुत कम पलटते थे, बात समझे। अक्सर वो ऐसे पलटे रहते थे, क्यों जानते हो? ताकि तुम पट से किसी के कान में कुछ ना बोलो और दूसरे से पट से कुछ ना सुनो। अगर तुम बात नहीं करोगे क्लास में तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहेगा, और बोलोगे तो कंसंट्रेशन बना रहेगा, बात समझे। तो ये चीज उन्हीं से सीखे। वो लिखते टाइम भी इसी तरह रहते थे। देखो क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ रहे हो? हाँ, इतने में पढ़ लेता था कि सब इजिली अवेलेबल लिखे हो, तो ये 3 वर्ड तो शुरू का लिखते थे, बस उससे ज्यादा नहीं लिखते थे, लेकिन समझ में आ जाता था हाँ वही लिखे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इजिली अवेलेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल। यानी आप दुकान पे जाओ तो ऐसा दुकानदार ना बोले ओ नहीं आया है स्टॉक, अभी आने में टाइम है। अरे तुम्हारे स्टॉक आने के चक्कर में हमारा स्टॉक इधर बढ़ जाएगा, समझ रहा बात को। तो और अब इतना कॉस्टली में सुनो ध्यान से बात को, यहाँ पे बोलना चाहिए, बोला गया कि इजिली अवेलेबल भी हो
और क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब समझ रहे हो? हाँ, नूनू से बड़ा झुंझुना का कीमत नहीं होना चाहिए। एक कहावत है, जितना का नूनू ना उतना का झुंझुना। अरे झुंझुना समझते हो? हिला वो जो करते हैं, खेलते जो है बच्चा सबको दे देते हैं। तो कभी कभी बच्चा नहीं रोने लगता है देख के, खिलौना देख के, तो पता चला जितना का बच्चा नहीं उतना का खिलौना। तो वही कहावत है यहाँ पे। तो ये अफोर्डेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए ताकि लोग यूज करें। और कह रहा है कि हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे भैया, तुम इतना मेहनत से हिम्मत बांध के किसी के दुकान पे गए और वहां से जब खरीदोगे तो वहां पे वो सामान जब लेके आए तो काम का निकले ना वो। नहीं समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि वो बेकार हो जाए। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे यूज इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काम का चीज होना चाहिए, जिस मकसद से खरीदा गया वो होना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि बी रिवर्सिबल, यानी ऐसा होना चाहिए कि दोबारा अगर किसी कपल को वापिस पेरेंट बनने का मन हो गया तो वो दोबारा उसको वैसा चीज कर सके, यानी दोबारा उसको रिवर्स कर सके। बात है समझ में? तो कॉन्ट्रासेप्टिव में ये होता है। और फर्टिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है तो उसके सेक्सुअल रिलेशन पे कोई फर्क ना पड़े, उसके डिजायर पे कोई फर्क ना पड़े, यहां तक कि उसको कोई भी फर्टिलिटी और कोई डिसकंटिन्यू, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, फर्टिलिटी शुड रिटर्न आफ्टर डिसकंटिन्यूशन। यानी अगर आप उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज नहीं कर रहे हो तो दोबारा आप में फर्टिलिटी आ जाए। बात समझ रहे हो? दोबारा आप बच्चा प्रोड्यूस कर सको, तो वो चीज को बोला गया ये वाला लाइन में। फिर बोला गया है हैव नो और मिनिमल साइड इफेक्ट, या तो बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। बात है समझ में? और साथ साथ में जो सेक्सुअल डिजायर है, जिसको लेबिडो बोलते हैं, सेक्सुअल डिजायर जिसको क्या बोलते हैं? लेबिडो। क्या बोलते हैं? लेबिडो। तो सेक्सुअल डिजायर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझे? तो ये सब चीजें जो होती है ये आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होना चाहिए। बात आई समझ में? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव में जो है कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, चलो आगे सुनो। अब यहाँ पे फिर हम पिछला साल का नोट्स कटकुट करके डाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, आज हम डायग्राम बहुत ऐड किए, बहुत मेहनत लगा आज का नोट्स बनाने में, बहुत मेहनत लगा, बहुत ज्यादा डायग्राम हम डाले आज। देखो, हर एक इमेज पे जहां तुमको दिक्कत होगा, जो चीज तुम पढ़ोगे सबका डायग्राम बगल में डाल दिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कितने तरीके से आप अनवांटेड चाइल्ड को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो पहला है कौन सा मेथड? नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड? क्या बोलेंगे? और दूसरा क्या है? बैरियर मेथड। क्या है? तीसरा क्या है? IUDS। क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या है? तो चौथा क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या है? और पांचवा क्या है? इंजेक्टेबल्स। क्या है? एनर्जी डाउन लग रहा है रे। और छठा क्या है? सर्जिकल मेथड। समझ में आई बात? तो पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? IUDS। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? इंजेक्टेबल्स। क्या है? और छठा क्या है? पहला, दूसरा। अच्छा, राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हो? ये लो, पहला, दूसरा, तीसरा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या है? क्या है?
क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या है? चौथा क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है? पांचवा क्या है? इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेबल मेथड। क्या है? छठा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ आया? समझ कहां से आएगा? कुछ समझाए नहीं तो कैसे समझ में आ जाएगा? समझाए कुछ? चलो रफली सब समझा देते, तब आगे पढ़ते जाएंगे, सब समझ आता जाएगा। नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है जरा समझना। नेचुरल मेथड ये है कि जब फीमेल और मेल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ध्यान समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे, मान लो ये यहाँ पे यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो इस कंडीशन में यहाँ सर्विक्स होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जब फीमेल का पेनिस अंदर आ गया, ध्यान समझो, फीमेल का पेनिस अंदर आया है, तो इससे पहला और आखिरी वार्निंग, जब पढ़ा रहे हो तो हमारे पीठ पीछे बात मत करना, नहीं तो इतिहास दोहरा देंगे। समझ रहे हो ना? कहानी तो सुना है तुम लोग को इतिहास का। हाँ, तो यहां पे बोला कि जब फीमेल से क्वाइटस करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, तो उस टाइम में सीमेन जब रिलीज होने वाला होता है, उस टाइम को पेनिस को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे वजाइना से। वजाइना से पेनिस को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, जिसकी वजह से सीमेन अंदर रिलीज नहीं होंगे। इसी मेथड को क्या बोला? नेचुरल मेथड। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, क्या कराती है? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जब तक वो दूध पिला रही होती है, तो उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन अमाउंट ज्यादा, बोलो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा रहता है तो नेगेटिव फीडबैक डाल देता है जीएनआरएच पे, यानी तब एलएच और एफएसएच कम रिलीज होता है या नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उसका फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुक जाता है। बात समझे? तो एग प्रोड्यूस नहीं होगा। ये दूसरा हो गया, बात आई समझ में? तो एक यहाँ पे हो गया, इसको लैक्टेशन एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन एमेनोरिया, अभी हम बताएंगे, ठीक है। और पहला वाला यहाँ पे हो गया क्वाइटस इंटरप्ट। क्या हो गया? क्वाइटस इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब डिस्टर्बेंस, क्वाइटस का मतलब सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे रोक देना है जब मेल इजैकुलेट करने लगे। मेल क्या करने लगे? इजैकुलेट करने लगे, तब यहाँ पे क्या करना हुआ? बोलो क्वाइटस इंटरप्ट करना होगा, ये बोलना है। क्वाइटस इंटरप्ट बोलते हैं, करा गई। चलो, उसके बाद फिर बोला गया कि अगला स्टेप बोला गया कि एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है ना, पीरियडिक एब्सेंस बोलते हैं। पीरियडिक एब्सेंस क्या होता है? याद है तुम लोगों को? 10 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में आप जो है ये सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते। बताए थे? नहीं बताए थे? डेज, वही तो बोल रहा है। तारीख बोले मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसका जो 10th डेज है, कौन सा दिन है? 10वां दिन। और कौन सा दिन? ये फर्टाइल पीरियड होता है। क्या होता है? फर्टाइल पीरियड। अगर इस पीरियड में आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो वहां पे आपका प्रेगनेंसी ठहरने का चांस ज्यादा है। अरे गधा कहीं का,
इसीलिए ना टेस्ट नहीं देगा तो यही होगा, टेस्ट नहीं देगा, रिवीजन नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट भूलेगा। जैसे इसको सत्संग में लपेट रहे ना, तुम लोग को टेस्ट में लपेटेंगे, देखना ना तुम लोग पक जाएगा सुन सुन के। 14th डे को ओवुलेशन होता है ना बगलवा, एग रिलीज होता है ना 14th डे को। तो 14th डे कब बोले हम? 14 के बारे में तो ये बोले थे कि ओवुलेशन होता है, ये कहां बोले थे कि 14th को भी होगा फर्टिलाइजर। 15, 16, मैक्सिमम 17 और कम से कम 10 डेज नहीं बताया है, ये बात बताया है नहीं बताया है? ये वाली बात नहीं बताए थे, नहीं बताए थे? चलो बता देंगे, अभी नहीं बताए थे तो बताएंगे। चलो ध्यान से सुनो। अब यहां पे क्या बोला, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या है जरा समझो ध्यान से। बोला जाता है कि ये मेथड अवॉइड कर रहा है मेटिंग किस टाइम में? स्पर्म और ओवम जब रिलीज हो रहा है, जब ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन। यानी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 डेज है, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये हो गया। तो अब यहाँ पे 28 और 29 डेज लिख दिए, ठीक। अब याद करो कॉन्सेप्ट को। हम बोले थे स्पर्म मैक्सिमम वैसे तो रहता 3 दिन ही है, लेकिन मैक्सिमम ये 4 दिन रह सकता है, ठीक है ना। कभी रह लिया कोई स्पर्म हस्त मुस्त तंदुरुस्त था और वो ज्यादा दिन टिक गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ओवम जो है कब रिलीज हो रहा है? 14th डे को। कब रिलीज हो रहा है? 14th डे को। लेकिन पढ़ाए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने बताया। ये 14th डे को ओवुलेशन हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहां से गिनो, फर्स्ट डे कौन सा? जिस दिन ब्लड लॉस हुआ, अरे बोल, और उस दिन से लेकर कौन सा दिन? 14th डे। 14th डे को एग निकला, एग आ गया बाहर, ठीक। आप अगर मान लो 6 तारीख को स्पर्म गया, 6 तारीख को, तो मैक्सिमम ही 4 दिन, वैसे तो 3 दिन रहता है, लेकिन कभी कोई 4 दिन रह जाए तो 6 को अगर स्पर्म गया, 6 को अगर स्पर्म गया तो क्या इसको एग नसीब होगा? 6 4 10 1 2 6 से 7 8 9 10 यहां पे एग है, देखो तो होगा। अगर 7 को गया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन होगा, 8 को गया तो होगा, 9 को गया तो होगा, नहीं है। लेकिन 10 को अगर हुआ तो होने का चांस है कि नहीं है? अरे ये स्पर्म है, ये है, फर्टिलाइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसीलिए 10 तारीख को लिया इधर से, समझ गए? तो 10 को अगर स्पर्म आया है तो 4 दिन वेट कर सकता है वो, बात समझ रहे हो? फिर अगर मान लो 11 को आया तब भी होगा, बोलो। 12 को आया तब भी होगा, 13 को आया तब भी, 14 को आया तब भी, 15 को आया तब भी, 16 को आया तब भी। आप देखो, अब यहां पे मान लो कि ये जो एग है, एग आ गया, स्पर्म नहीं आया इस दिन, 15 तारीख को आया स्पर्म। अब एग 2 दिन वेट नहीं कर सकती है? अरे यहां पे एग कितना दिन वेट कर सकती है? 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। वैसे 2 दिन का ही होता है, बुक पढ़ोगे तो 2 दिन का ही लाइफ बताएगा ओवम का, बात समझ रहे हो? तो 2 दिन तक ये, जैसे 14 है ना, 15 और 16 तक ये एग क्या कर सकता है? वेट कर सकती है। 14 15 16, 14 15 16, अगर इन तीनों दिन अगर स्पर्म आ गया तो चांसेस है। यानी अगर मान लेते हैं कि कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो गया, 14 को ओवुलेशन नहीं होके 15 को हो जाए, ठीक, 1 दिन डिले हो गया, तब क्या 17 तक नहीं जा सकता है? बोलो ना रे। तो उस कंडीशन में 2 दिन और जोड़ लो, 15 को अगर एग रिलीज हुआ तो 17 तक जा सकता है कि नहीं? अगर यहां तक 10 से लेके 17 तक स्पर्म की एंट्री हुई तो फर्टिलाइजेशन का चांस बनता है कि नहीं? बोलो। लेकिन अगर 18 को आएगा तो स्पर्म तो आ गया लेकिन एग है, 19 को आया स्पर्म आ गया, एग है, 20 को आया स्पर्म है, यहाँ पे स्पर्म आ गया, एग है? एग ही नहीं है, यहाँ पे एग क्या है?
डिस्ट्रॉय हो गया। बात समझ रहे हो? इसीलिए बोला 10 से लेके कितना दिन, 17 दिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियडिक एब्सेंस। क्या बोलता है, पीरियडिक एब्सटिनेंस बोलते हैं, एब्सटिनेंस। लेकिन एब्सेंस समझ के चलो। चलो, इस मेथड कपल अवॉइड्स abstinence from the coitus during fertile window of menstrual cycle, जो 10 से कितना दिन का होता है, समझे नहीं समझे? अरे बोल रे, हाँ ऐसे बोल, गाधा कहीं का बोलवे नहीं करता है। लगता है कितना एनर्जी खत्म हो गया, ग्लूकोज रखा करो, या तो सत्तू बांध के निकलो। तो कह रहा दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड, यही टाइम में ओवुलेशन की चांसेस होती है। तो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस यहां ज्यादा रहता है। नो, अच्छा इसमें कोई खर्चा है? अरे बोल ना रे, कोई खर्चा नहीं है। और कोई साइड इफेक्ट है? लेकिन द मेथड रिक्वायर गुड नॉलेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉलेज बंदे को ज्यादा होना चाहिए। तुम कौन सा कर्म की रे बकलोलिया? एक तो पर्दा लगा हुआ नहीं था, वो कहीं फेंका हुआ था, उसको मैं एडजस्ट किए, और तुम खिड़की खोलने के चक्कर में उसको, इतना गर्मी तो नहीं लग रहा है। चलो, ये बात समझ में आई? अरे बोल। हाँ, कल सवाल पूछेंगे तो उस टाइम मत बोलना कि नहीं आया था, ठीक है? अगला, क्वार्टस इंटरप्ट, अभी जस्ट समझाए थे क्वार्टस इंटरप्ट। तो ये विड्रॉल मेथड है। कैसा मेथड है? विड्रॉल, यानी फीमेल पार्टनर है ना, मेल पार्टनर जो है विड्रॉ कर लेगा अपना पेनिस वजाइना से। कब? जब क्या हो रहा हो, इजैकुलेशन, जिसके वजह से स्पर्म जो है बॉडी के अंदर, वजाइना के अंदर रिलीज नहीं हो, है ना। और दूसरा है इन सिंपल मेथड बट हाई फेलर चांस, ये सिंपल तो है लेकिन फेल होने का चांस क्या है, ज्यादा है। बात समझे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत भी स्पर्म बचा रह जाए यूरेथ्रा में, दोबारा रिलेशन बनाएगा तो वो स्पर्म थोड़ा बहुत लिक्विड भी निकल गया तो उसमें 1-2 लाख तो होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे? तो ये फेल होने का चांस क्या है, ज्यादा है। बात समझे? अब यहां देखो कितना मस्त एडिटिंग किया, देख तो यहां पे है लैक्टेशन एमेनोरिया। क्या है? लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब ये है कि जब मदर बच्चे का मिल्क फीडिंग करा रही है, जब मदर क्या करा रही है, मिल्क फीडिंग करा रही है, तो उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन जो होता है वो एब्सेंट चल रहा होता है, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे पार्चुरेशन के बाद जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम में, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहे हो मीनाक्षी, बहुत अच्छा लग रहे हो। ध्यान रहे, ऐसा आज तक हम किसी बच्चा को नहीं पकड़े, जैसे ही बकलोलिया पकड़ाई है। अभी क्या कर रही है जान रहे हो? तुमको ऑनलाइन पे हिट कर रहा है। रुको, अभी अब मोबाइल फोन ली, सेल्फी कैमरा निकाली, मेरा ही क्लास मिला था तुमको, तोड़ दे तुम्हारा मोबाइल। टाइम देख रही थी? अरे टाइम तुम देख रही थी, वो टाइम नहीं देख रही थी। बकलोलिया टाइम देख रही थी। जब बोले कि टाइम तब पूरा होगा जब पेज खत्म होगा। हाँ सारा कैटो, अभी 4 पेज बचा है, ध्यान से सुन। तो यहां पे क्या बोला, यहां पे क्या बोला है कि जब पार्चुरेशन का टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम में बर्थ के बाद, पार्चुरेशन मतलब बर्थ के बाद जब बच्चा, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, क्योंकि यही हार्मोन क्या बनाता है, मिल्क बनाता है। जिसके वजह से एक हार्मोन का रिलीज बंद हो जाता है, किसका, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग
हार्मोन। जब ये हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है तो उस टाइम में तो ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। बात समझे? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, एब्सेंस हो गया, ओवुलेशन रुक गया। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मदर को रेगुलर मिल्क फीडिंग कराना होगा। अगर वो किसी दिन इरेगुलर मिल्क फीडिंग कराएगी तो उस टाइम में क्या होगा, उसके प्रोलैक्टिन कम निकला, उस दिन जीएनआरएच निकल गया, तो इसका फेल होने का चांस क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए बोला इफ इफेक्टिव ऑफ 6 मंथ पोस्ट पार्टम, मतलब पार्चुरेशन के बाद, इफ द मदर इज फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग, 6 मंथ तक ही काम करता है ये। और ये इसमें भी पैसा नहीं लगता है, नो कॉस्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाई चांस ऑफ फेलियर, फेल होने का चांस उत्कर्ष क्या है, ज्यादा है। बकलोलवा रे, इफ फीडिंग इज इरेगुलर, अगर फीडिंग क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा तो या और सप्लीमेंटेड हो जाएगा, मतलब किसी दिन मिल्क फीडिंग करा रही है इरेगुलर, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा। अब हो गया ये वाला पार्ट, मतलब हम लोग नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड में 3 चीजें थी, बुक समेटने की जरूरत नहीं है, छुट्टी नहीं दी है अभी तो शुरू हुआ है। अगला मेथड है बैरियर मेथड। क्या है इसमें? ऐसा कुछ टॉपिक ही नहीं है जो तुमको मुश्किल से समझ में आएगा, सब इजीली समझ में आएगा। डायग्राम हम डाले हैं एकदम मस्त सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगला है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निरोध। क्या बोलते हैं? निरोध। हम यहाँ पे डाले हैं ईमेल, देखो मेल कॉन्डम का भी डाल दिया और फीमेल कॉन्डम का भी डाल दिया। क्लियर है? ये प्लास्टिक जैसा होता है, रबड़ का बना होता है। ठीक है, और इसे एकदम मेल कॉन्डम पेनिस को कवर करता है, फीमेल कॉन्डम वजाइना और सर्विक्स को कवर करता है ना। कब यूज करते हैं? जस्ट सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जस्ट पहले। और ये स्पर्म के, सीमेन का और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, बैरियर का काम करता है, इसीलिए इसको बैरियर मेथड बोलते हैं। और सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव यही है, इससे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव कोई नहीं है जितना बढ़िया ये है, क्योंकि ये आसानी से, क्योंकि ये पहला काम तो ये कर रहा है कि तुमको एसटीडी से बचा रहा है। किससे बचा रहा है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और कौन सा बीमारी? एड्स, है ना। ये सवाल आ सकता है, पूछ सकता है कि बताइए किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में एड्स और जो एसटीडी डिजीजेस से बचा जा सकता है। बात समझे? बैरियर मेथड। कौन सा मेथड? बैरियर मेथड। उसमें भी ज्यादा अच्छा है मेल कॉन्डम। क्लियर है? अगला बोला दे आर इजिली अवेलेबल, और ये आसानी से मिल भी जाता है। गांव का भी मेडिकल शॉप पे तुमको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। और उसका डिस्पोजेबल होता है ना। अगर तुम उसको कहीं फेंक दिए तो ये आसानी से डिग्रेड हो जाएगा। और उसके बाद आप इसके लिए आपको नर्स के पास या डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा कि भैया लगा दीजिए जरा कैसे लगता है ना। और उसके बाद तुमको प्राइवेसी भी होता है, मिल जाता है इसमें। बात आई समझ में? तो ये हो गया। अब अगला है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है ये? क्योंकि ये एक रबड़ जैसे देख रहे हो, जैसे कि लग रहा है टोपी हो। ठीक है, ये देख रहे हो टोपी जैसा है, तो ये डायफ्राम है, ये सर्वाइकल कैप है और ये वोल्ट कैप है। दिया है एनसीईआरटी में डायग्राम? नहीं दिया है। ठीक है, हम लेकिन तुमको लिए बहुत अच्छा हम तुमको दवाई का नाम, फोटो सब दे दिए एकदम बढ़िया से, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, ये कहां लगता है? तो देखो ध्यान से, ये कहां लगता है? ये फीमेल का यूट्रस हो गया, ठीक है, और यहां वजाइना हो गया और ये सर्विक्स हो गया। तो इसी सर्विक्स में ये टोपी जैसा स्ट्रक्चर, डोम शेप जैसा स्ट्रक्चर यहां इंसर्ट किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये डोम जैसा स्ट्रक्चर को इंसर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ इंसर्ट कर देते हैं तो ये अब जो है यहाँ अंदर जा नहीं सकता स्पर्म, ये बाहर यहाँ से फ्लूइड आ नहीं सकता, कोई चीज यहाँ आ नहीं सकता। तो ये प्रिवेंट कर रहा है। बात समझे? लेकिन इसको इंसर्ट करने के लिए नर्स का सहायता लिया जाता है और ओनली फीमेल के बॉडी प्रोडक्टिव पार्ट में लगता है, मेल में नहीं लगता। मैं द फॉलोइंग गलत मार देना। ठीक है, तो यहाँ मेड ऑफ रबर एंड इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव
ट्रैक टू कवर द सर्विस। देखो सर्विस को कवर किया, उसके बाद बोला ड्यूरिंग क्वार्टर दीज ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विस, दे आर रीयूजेबल, है ना। इसको बाद में जब फीमेल को जब प्रेग्नेंट होना हो, मदर बनना हो, तब वो दोबारा यूज कर सकती है। ठीक है, अगला है स्पर्मिसाइडल एजेंट। कुछ अच्छा, ये जो आप डायफ्राम वोल्ट्स वाला पढ़े, ये थोड़ा सा फेल होने का चांस है इसमें। कभी कभी कैप हट गया तो इधर से सड़क के निकल गया स्पर्म, तो नुकसान हो गया, तो या तो नुकसान हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसमें क्या करोगे, एक क्रीम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट क्रीम। क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम। लोग दवाई का नाम भी बता दिए, नॉन जाइलोन, नॉन ऑक्सिलोन, नॉन ऑक्सिलोन। क्या है? नॉन ऑक्सिलोन। दवाई का नाम क्या है? नॉन ऑक्सिलोन। एकदम देखो दवाई का दिखा दिया फोटो, है ना, कभी जरूरत पड़े किसी को तो तुम लोग बता सकते हो उसको। तो नॉन ऑक्सिलोन क्रीम है। ये क्रीम क्या होता है, वजाइना में लगा लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वजाइना में जैसे लगा लिया जाता है, ऊपर से यहाँ डायफ्राम लगा है और नीचे यहाँ क्रीम लगा दिया। अब जब स्पर्म जाएगा तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी क्रीम में। ये एक स्पर्मिसाइडल क्रीम है। क्या है? स्पर्मिसाइडल क्रीम। जेलीज के फॉर्म में आता है या फोम के फॉर्म में आता है। ठीक है, और इसको ये बैरियर के साथ ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये स्पर्म को मार देता है। स्पर्म के लिए पॉइजन हो गया। ये क्या हो गया? पॉइजन। बात है समझ में। और तीसरा आईयूडी। क्या है? आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में क्या है कि ये आप डॉक्टर के सहारे, देखो ये पूरा यूट्रस है, यूट्रस में एक टी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक थ्रेड लगा हुआ है ऐसा धागा जैसा स्ट्रक्चर। बोलो, तो नर्स क्या करती है, एक छोटा सा पाइप लेती है, उस पाइप से इसको इंसर्ट करती है, वहां छोड़ देती है, और फिर ये वो पाइप को निकाल लेती है। तो ऐसा इसको इंसर्ट करके यहाँ छोड़ देता है। रीयूजेबल ये भी है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रायूटेराइन। अरे इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब यूट्रस, और डिवाइस का मतलब डिवाइस, यंत्र। ठीक है, तो ये इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और या ट्रेन नर्स द यूट्रस थ्रू द वजाइना, द इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। मार्क दिस पॉइंट। क्या कर रहा है ये? फैगोसाइटोसिस कर दे रहा है, स्पर्म का किलिंग हो जा रहा है। और या तो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म को अपाहिज कर दे रहा है। स्पर्म का टेल जो है फंस जाता है जाके फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। बात आई समझ में। तो ये था इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अब यहाँ पे हम लिख के दिए तुम लोगों को टाइप्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नॉन मेडिएटेड, कॉपर रिलैक्सिंग हार्मोन, ये दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बना के भी दिए। नॉन मेडिकेटेड कौन है? नॉन मेडिकेटेड कौन है? ठीक है, कॉपर टी कौन है? कौन मल्टी लोडेड 375 है? ठीक है, और लास्ट में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई भी बताया है। ठीक है, दवाई का भी डायग्राम डाल दिए हैं। ठीक है, और ये माचिस के स्टिक जैसा होता है, और सर्जिकल मेथड भी डाले हैं। ठीक है, तो हमको लग नहीं रहा है तुम लोग को एकदम रिसीव कर रहा है। ठीक है, थक गया है, तो इसीलिए इसको करते हैं कल। ठीक है, जितना पढ़ाए हैं वहां तक पूछेंगे सवाल। ठीक, पढ़ के आना।